मुझे एक कव्वाली करनी थी। हमें आइडिया होता है क्या कर रहे हो, फिर जब गाना बन जाता है तो कहीं ना कहीं उस फिल्मों का एक लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन रहता है। और यही डिस्कशन हुआ। अच्छा, घनचक्कर एक ऐसी फिल्म है ना कि उसको डार्क कॉमेडी वाला जी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा हाँ। इस जोन में था। फिल्म मतलब जब आई थी तब शायद उतनी नहीं चली थी। जी जी जी। लेकिन बाद में उसको सैटेलाइट पे और यूट्यूब पे और ओटीटी पे लोगों ने देखा। जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिल्म के गाने जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार थे। अमित त्रिवेदी साहब का म्यूजिक था, बहुत ही क्लासी सॉन्ग्स थे। उसी एल्बम में आपने अल्ताफ राजा से भी एक गाना गवा लिया, झोलू राम पधारे। या। ये कैसा कॉम्बो हुआ कि अमित त्रिवेदी विथ तुम तो ठहरे परदेसी वाले अल्ताफ राजा, दैट टू इन राजकुमार गुप्ता फिल्म? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब हुआ क्या कि जैसा आप कह रहे हैं कि वो फिल्म थोड़ी ऐसी थी जिसमें म्यूजिक भी थोड़ा इक्लेक्टिक था। तो मुझे एक कव्वाली करनी थी और कव्वाली से मुझे ख्याल आया कि जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले कि तुम तो ठहरे परदेसी जो गाना था वो इतना हम सब ने पूरी दुनिया ने सुना है वो। तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा, मुझे वो बात याद आ गई और मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा टू सी। तो मैंने वो चीज़ अमित त्रिवेदी को बोली कि यार ऐसा ऐसा मुझे एक थॉट आया एक कव्वाली करने का, और एक और कोई गाना हो तो अल्ताफ राजा के साथ कर सकते हैं क्या? अच्छा। उन्होंने बोला सर ये तो ग्रेट आइडिया है, इसमें काम किया जा सकता है। और मुझे पहले लगा कि क्या वर्क करेगा, क्या वो जगह बन पाएगी। तो उन्होंने कहा हम लोग बना लेंगे। और उस हिसाब से उस थॉट पे वो मुझे लगा कि उनसे ये गाना करवाना चाहिए। और फिर यही थॉट पे हमने फिर उनको अप्रोच किया और मैं मिला भी उनसे, क्योंकि मैं मिलना चाहता। जनरली मैं रिकॉर्डिंग में जाता नहीं। जब अमित खुद करते हैं और फिर जब गाना बन जाता है, हमें आइडिया होता है क्या कर रहे हो, फिर जब गाना बन जाता है तब वो सुनाते हैं। तो पर इस गाने की रिकॉर्डिंग में मैं गया क्योंकि वो बचपन की यादें थी और मैं उनसे मिलना चाहता था। और बहुत ही मज़ा आया जब उनको देखा और जब उनसे बातें की। तो आपने बहुत उन पे पिक्चराइज भी किया ना? उन पे पिक्चराइज भी हाँ, हुआ। हाँ। बाद में उन पे जब जब हम लोग प्रमोशन के लिए कर रहे थे तो उन पे पिक्चराइज भी हुआ। तो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू ही आया राइट। उससे। ये मतलब ना पहले 90s 80s के फिल्मों में बहुत होता था कि फिल्म चल रही है और अचानक से आ जाता था शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की शाम, या कुमार सानू और अलका याग्निक, और वो गाते हुए दिखते हैं। तो वो वाला कल्चर जो था वो मतलब फिर से आपने उसको जिंदा किया। मतलब थोड़ी कोशिश की कि जो फिल्मों को क्या है कि कहीं ना कहीं हम सब भी इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो गायक थे, द वे वो गाते थे, जिस एक बड़ी सिंप्लिसिटी थी उनकी गाने में। जो उनके वीडियोस में थे, अगर आपको याद हो तो बड़े सिंपल हुआ करते थे। जा बेवफा जा, मैं प्यार नहीं करना, आवारा हवा का झोंका हूँ, और ये सब। हाँ, तो बड़े सिंपल हुआ करते थे। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी आएगी, कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और मैंने सोचा कि वर्थ है करके देखते हैं। नहीं, और आपने सर वो लिया भी कि मुझे याद आता है वो सीन जहाँ पे एक चिट दिया जाता है इमरान हाशमी को, लिखा रहता है तो तुम तो ठहरे परदेसी, वैसा। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, बट ये एक थीम था जिसमें हमने वो किया। सर आपको लगता है घनचक्कर अगर आज रिलीज हुई होती या 2018-19 के आसपास रिलीज हुई होती तो इसका बिजनेस कुछ और होता और ऑडियंस उसको ज्यादा एंजॉय करती? ये सवाल बहुत लोग करते हैं, स्पेशली घनचक्कर से के रिलेटेड। मुझे ये लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन थे इस फिल्म की। इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किए थे, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्म फ्लॉप थी, पर फिल्म फ्लॉप नहीं थी। वो अबव एवरेज थी। मतलब फिल्म कुछ 28 में बनी होगी और 35-40 के लगभग उसने थिएट्रिकल बिजनेस किया था। बट ओपिनियन डिवाइडेड थे। कुछ लोगों को बहुत ब्रिलियंट लग रही थी, कुछ लोगों को बहुत ही बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो वो जब फिल्में होती हैं तो कहीं ना कहीं उस फिल्मों का एक लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन रहता है।
लॉन्ग टर्म लाइफ रहती है उसकी, क्योंकि उसकी ऑडियंस बढ़ती जाती है। राइट तो उस बात की खुशी होती है। राइट नहीं वो दिखती भी ऐसे कि जैसे मैं नो वन किल्ड जेसिका की बात करना चाहूँगा कि जब भी आप सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्में अब बनाते हैं ना, तो एक हमेशा एक डर रहता है ना कि ये कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसी ना लगने लगे, कि उसको सिनेमेटिक बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट और नो वन किल्ड जेसिका आपकी एक ऐसी फिल्म है कि आमतौर पर माना जाता है कि आप अगर फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाते हो तो समझो कि ये अप्रिसिएशन तो मिलेगा बट फिल्म चलेगी नहीं। अच्छा आपने क्या किया, एक नहीं उसमें दो फेमेल एक्ट्रेस को आपने लिया और ये फिल्म 15 या 17 करोड़ में बनी थी और 33-35 करोड़ ये फिल्म कमाई जी। तो ये फिल्म हिट थी जी राइट, सुपर हिट थी, करीब 45 करोड़ रुपीस कमाई थी ये फिल्म। सर मुझे इसका एक सीन याद आता है और मैं उस सीन का जिक्र करूंगा। ये फ्लाइट का सीन है जहाँ पे रानी मुखर्जी मैम बैठी हुई हैं और एक पैसेंजर उनसे बोलता है कि मैंने आपको देखा है टीवी पे कि मैंने इतनी अच्छी लड़ाई देख के ना इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया। और रानी मुखर्जी मैम का कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम वहाँ पे होते ना तो फट के हाथ में आ जाते। अब वो शॉक हो गया, वो बोलता है क्या कहा आपने, वो रिपीट करती है कि फट के हाथ में आ जाएगी। अच्छा मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जिस दौर में ये फिल्म बन रही थी इस तरह के डायलॉग पर्दे पे नहीं सुनाई देते थे जी। या तो बीप कर दिया जाता था, बहुत सारी चीज आपने उस पार्ट को रखा, उसका इम्पैक्ट हुआ, वो जबरदस्ती का ठूसा हुआ नहीं लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रानी मुखर्जी मैम को जब आपने पहली बार सुनाया उनका क्या रिएक्शन था और उस पर क्या कुछ डिस्कशन था कि इसको रखना है नहीं रखना है, कैसे इसको ऑडियंस रिसीव करेगी, मतलब क्या था सर वो? देखिए पहले तो इसकी जो एक सेंसिटिविटी अटैच थी उस डायलॉग से, देखिए डायलॉग जैसा आप जानते हैं वो एक बहुत ही थोड़ा अग्रेसिव सा डायलॉग था, बट द सेंसिटिविटी उस बात से थी कि वॉर में किसी भी चीज़ को एक वॉर मोमेंट को या किसी भी चीज़ को एक कमोडिटी की तरह देखना उस समय वो बहुत चल रहा था, बहुत अभी भी चल रहा है सर। हाँ बहुत कुछ जी बहुत कुछ वैसा चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से निकल कर आया था और उसी चीज़ को दर्शाने की उसमें जो एक मोमेंट था वो क्रिएट करने की कोशिश थी और यही डिस्कशन हुआ। और जब क्योंकि जिस तरह से इंट्रोडक्शन था और जिस तरीके से वो कैरेक्टर कहाँ से वो आ रही थी अगर आपको याद हो तो कारगिल वॉर से जी। तो वो बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट था हमारे कंट्री के लिए और जहाँ से वो आ रही थी, वो कैरेक्टर आ रही थी और जो ये उन्होंने जो ये एक्शन रिएक्शन वाली बात है जो इन्होंने ये डायलॉग उन्होंने सुना अपने सहयात्री के मुंह से, तो उस पात्र के उस कैरेक्टर के मुंह से ये निकला। तो जब मैंने ये पूरी सीन उनको बताई तो उनको खुद उनकी जर्नी समझ में आई और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। पर हाँ ऑफ कोर्स ये इस तरह के लैंग्वेज पे ऑफ कोर्स एक दो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, पर जब कहाँ से ये कैरेक्टर निकल कर आ रहा है और क्यों ये डायलॉग बोल रहा है, अगर उसका जस्टिफिकेशन है तो फिर वो कैरेक्टर निकल जाता है। बिल्कुल। मुझे सर याद नहीं आता है कि आपने कोई ख़राब काम किया भी है, मतलब कि कोई आपकी या ख़राब फिल्म है भी, मतलब ऐसा मीम वर्ल्ड में चलता है कि राजकुमार गुप्ता वो हैं जो अर्जुन कपूर से भी एक्टिंग करवा लेते हैं इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में। और अर्जुन कपूर की भी जो एक इमेज है कि एक अलग बैगेज लेके वो इंसान चलता है, बट उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया है। जैसे इशक जादे में काम उनका अच्छा लगा, फाइंडिंग फैनी करके एक फिल्म है उसमें अच्छा है, संदीप पिंकी फरार में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और इंडियाज़ मोस्ट वांटेड आपकी जो फिल्म है ना उसमें भी उन्होंने मतलब कि उनका एक्टिंग वो जो पैकेजिंग है ना वो बहुत कमाल का है, लेकिन उस फिल्म की चर्चा बहुत कम होती है सर। मतलब आपकी फिल्मोग्राफी में जी बिल्कुल वो चर्चा ही नहीं होता है। मेरी फिल्मोग्राफी में वही फिल्म है जो चली नहीं। मतलब अगर मेरी फिल्म, मैंने 6 फिल्में कम ही फिल्में की हैं, 6 फिल्म में जो फिल्म फ्लॉप है वो फिल्म है इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, क्योंकि वो फिल्म चली नहीं है तो लोगों ने देखी नहीं है, तो क्योंकि वो देखने नहीं गए तो फ्लॉप हो गई। मुझे याद आता है सर इसमें आपने पटना के गोलघर में जाके शूट किया था शायद। बिल्कुल मेरा वो है कि मैं कोशिश करता हूँ, नेपाल में भी किया था। मैं कोशिश करता हूँ कि
मोस्टली अगर पॉसिबल हो तो मैं रियल लोकेशन में शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो चाहे आप अगर आमिर देखें, नो वन किल जेसिका देखें, घनचक्कर देखें, मोस्टली घर के में का सेट बना था। इंडियाज़ मोस्ट वांटेड देखें, रेड देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, रेड 2 देखें। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि रियल लोकेशन में शूट करूँ। इसीलिए हमें इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में क्योंकि नेपाल में सेट थी फिल्म और पटना में सेट थी, तो वहाँ जाकर शूटिंग की। तो परमिशन वगैरह सब मिल गया था आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमने फॉलो किया और परमिशन मिल गई। सर मैं ये इसीलिए भी पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि बिहार को लेके जो एक इमेज जो बनाया गया ना कि बिहार में फिल्मों की शूटिंग होनी बंद हो गई थी। अब तो हालांकि बहुत प्रमोशन के लिए पुष्पा 2 का प्रमोशन वहीं होता है, जी। सब लोग वहाँ पे जाते ही हैं। आपको कुछ ऐसी उनकी पॉलिसी भी है, फिल्म हाँ, पॉलिसी भी तो भी आई गई है। आपको सर, क्योंकि आपने बहुत पहले किया था, जिस समय इतना ये कूल नहीं हुआ था कि वहाँ पे जाके शूट करना है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें हुई वहाँ के क्राउड से या कुछ और तरह की परेशानी जिस तरह की बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो काफ़ी 5-10 दिन वहाँ शूट किया। बहुत ही लोग काफ़ी हेल्पफुल थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लोकल लोग हों। अब देखिए, उत्सुक तो कहीं पे भी आप शूट करेंगे तो लोग जो हैं वो तो उत्सुक होते ही हैं। अगर एक्टर्स आ रहे हैं तो वो देखने के लिए कहीं पे भी भीड़ लगती है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ हो, बम्बई में हो, दिल्ली में हो, कोई भी जगह पे हो। तो उस उत्सुकता को आप ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा डिस्टर्बेंस की तरह हो। पर मुझे ये लगता है कि जब आप छोटे शहर में भी शूट करने जाते हो तो लोग ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसा ही पटना में भी हुआ, चाहे वो गोलघर हो, आप बहुत जगह आप जहाँ संडे शूट नहीं कर सकते, वो इतने हेल्पफुल थे कि उन्होंने क्योंकि सरकारी किसी भी जगह आप शूट करने जाएं, अगर सरकारी लोकेशन है तो वहाँ सरकारी अधिकारी को संडे को सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो फिर भी वो इतने उत्सुक थे और इतना हेल्प किया उन्होंने कि उन्होंने आकर संडे को भी शूटिंग करवाई। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे नहीं लगता, अभी तो बहुत सारी वेब सीरीज भी शूट होती है, बहुत सारा तो शूटिंग के लिए अब उस समय भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि अब तो और लोग शूट कर रहे हैं। और शूट होना भी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है। जी बिल्कुल। और लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।